हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 4 मई 2025 को। यहाँ हम पेपर का कोड 45 डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 है, जहाँ हम केमिस्ट्री पेपर में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सारे सॉल्यूशंस, उनका आंसर, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और उनके साथ रिलेटेड कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 सबसे पहला जो क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया था नीट के पेपर में, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से था। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिए। The ratio of the wavelengths of the light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes n is equal to 2 to n is equal to 3 and n is equal to 4 to n is equal to 6 ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपको वेवलेंथ्स का रेशियो निकालना है। वो वेवलेंथ्स कौन सी हैं जो लाइट एब्जॉर्ब्ड होगी हाइड्रोजन एटम के द्वारा जब वो ट्रांजिशन करेगा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 6। इन दोनों ट्रांजिशन के लिए जो सेपरेट वेवलेंथ निकलेगी उनका रेशियो आपको बताना है क्या होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन गिवन थे 1/36, 1/16, 1/9 एंड 1/4। तो आइए अब इसका करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, दैट इज 1/4। अभी आया कैसे, तो आइए ज़रा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, रेडबर्ग फॉर्मूला जो हम कहते हैं, जहाँ से स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ हम डिटरमाइन करते हैं, वो होता है 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ लैम्बडा है वेवलेंथ जो कि हम कैलकुलेट करने वाले हैं, R है कांस्टेंट, Z है एटॉमिक नंबर, N1 है लोअर एनर्जी लेवल और N2 है हायर एनर्जी लेवल, राइट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3 ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो हमने कहा 1/λ2/3, दैट इज 2 to 3 ट्रांजिशन जो हुआ उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं। वो आएगा R, Z की जगह हमने 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। हमने N1 और N2 की वैल्यू रख दी, N1 है 2, N2 है 3, राइट। सो 1/λ2/3 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। R इज इक्वल टू R 9 माइनस 4/36, दैट इज 5R/36। तो 1/λ2/3 दैट इज 2 to 3 ट्रांजिशन जो हुआ उसके लिए लैम्बडा की 1/λ की वैल्यू आ गई 5R/36। लेट दिस कैन बी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 6 ट्रांजिशन के लिए। ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, तो Z यहाँ पे भी 1 होगा। सो 1/λ4/6 इज इक्वल टू R 1 का स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। यहाँ पे N1 जो है वो 4 है और N2 जो है 6 है, हमने वैल्यू पुट कर दी। सो 1/λ4/6 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू R 1/16 दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 1/36 दैट इज 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। R 36 माइनस 16/16 इंटू 36। सॉल्व किया हमने इसको थोड़ा सा, दैट कम्स आउट टू बी 20R/16 इंटू 36। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लिया। सो 1/λ4/6 इज इक्वल टू 5R/144। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हमें रेशियो चाहिए। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। देखिए जरा ध्यान से, जैसे हमने रेशियो लिया 1/λ4/6 जो कि इक्वेशन नंबर 2 है इज इक्वल टू 5R/144, राइट। और ये है λ2/3 दैट इज 5R/36। सॉल्व कर लेंगे, लैम्बडा ऊपर आ जाएगा। सो λ2/3/λ4/6 इज इक्वल टू 5R/144 इंटू 36/5R। 5R से 5R कैंसिल हो जाएगा, 36 से 144 कैंसिल हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1/4 और 1:4। सो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, λ2/3 इज टू λ4/6 कितना आएगा, दिस इज 1:4 और ऐसा आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जो कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं। आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे, तो पहले जरा एक बार बात करता हूँ स्टेटमेंट्स की। पहला स्टेटमेंट ए कह रहा है, अनलाइक गैलियम
दैट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कहना ये चाह रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे कि गैलियम में वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीजियम में बिल्कुल इसके ऑपोजिट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टेटमेंट बी कह रहा है ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एन एंड सी एल आर नॉट द सेम। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अलग अलग स्केल्स होती हैं उसमें जो पॉलिंग स्केल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ आती हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन के लिए वो सेम नहीं है। सी स्टेटमेंट देखिए, आर्गन के प्लस सी एल माइनस कैल्शियम प्लस 2 एंड S-2 आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये जो भी स्पीसीज यहाँ पे दे रखी हैं, आर्गन के प्लस सी एल माइनस कैल्शियम प्लस 2 और S-2, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, राइट। इसी तरह से डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम। यानी जो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं इनकी फर्स्ट आईपी का ऑर्डर जो आपके सामने दे रखा है वो करेक्ट ऑर्डर ये है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ई स्टेटमेंट कह रहा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। सीजियम का जो एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, वो लिथियम और रुबिडियम से ज़्यादा होता है। अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए आगे ध्यान से। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। सो हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके ऑप्शंस हैं जो 5 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए बी एंड ई ओनली, सेकेंड कह रहा है सी एंड ई ओनली, थर्ड कह रहा है सी एंड डी ओनली और फोर्थ कह रहा है ए सी एंड ई ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, दैट इज सी एंड ई ओनली। यानी जो स्टेटमेंट ए बी और डी हैं वो गलत हैं, सी और ई है वो सही है। अब जो सही है वो क्यों सही है उसकी बात करते हैं और जो गलत है वो क्यों गलत है उसकी बात करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, जैसा कि कहा गया स्टेटमेंट फर्स्ट, तो जैसा कि गैलियम को कहा गया हाई मेल्टिंग पॉइंट और सीजियम को कहा गया लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है क्योंकि गैलियम और सीजियम दोनों का ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो बोथ गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो हो गया, स्टेटमेंट ए जो हो गया वो फॉल्स हो गया, राइट, क्योंकि वहाँ पे गैलियम को हाई मेल्टिंग पॉइंट कहा गया है जबकि गैलियम और सीजियम दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पॉलिंग स्केल की तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू सेम होती हैं, दैट इज 3। सो ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर द सेम, दैट इज 3। सो स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, करेक्ट। सो स्टेटमेंट ए भी फॉल्स है, क्यों है हमने डिस्कस कर लिया। स्टेटमेंट बी भी फॉल्स है, क्यों है हमने डिस्कस कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं इन सभी में, आर्गन में, के प्लस में, सी एल माइनस में, कैल्शियम प्लस 2 में और S-2 में, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं और इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच पाए जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट सी बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स है 18, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो है सिलिकॉन ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सोडियम। यहाँ पे जो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर जो 3s इलेक्ट्रॉन है उसका मोर पेनिट्रेशन पावर होता है, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर जो 3p का इलेक्ट्रॉन होता है उसका लेस पेनिट्रेशन पावर है, राइट। इसलिए जो डी स्टेटमेंट में ऑर्डर दे रखा है वो बिल्कुल गलत है, राइट। सो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सिलिकॉन ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सोडियम। वाई? बिकॉज IE1 ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर than IE1 of aluminium and it is due to more penetration power of 3s electron in magnesium as compared to 3p electron in aluminium. So statement D is false. Okay, अब आगे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जनरली एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, उस वजह से ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियाई भी बढ़ती है। सो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीजियम, फिर उससे छोटा होगा रुबिडियम और फिर लिथियम। सो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी सीजियम, रुबिडियम एंड लिथियम। सो द एटॉमिक रेडिया ऑफ सीजियम इज मोर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीजियम की एटॉमिक रेडियाई लिथियम और रुबिडियम से ज़्यादा होगी, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए स्टेटमेंट ई बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। ओके, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए ज़रा ध्यान से,
ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक है उससे पूछा गया है। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में आयंस दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनका ग्रुप नंबर इन कैटायनिक एनालिसिस क्या होता है वो आपको बताना है। लिस्ट 1 में जो आपके पास आयंस दे रखे हैं वो है कोबाल्ट +2, Mg+2, Pb+2 और Al+3। और जो लिस्ट 2 में जो ग्रुप नंबर है इनका कैटायनिक एनालिसिस में उनकी बात की गई है वो है ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 6। अब देखिए आगे ध्यान से, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए का होगा थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन कहता है ए का होगा थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन कहता है ए का होगा थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ए का होगा थर्ड, बी का होगा सेकंड, सी का होगा फर्स्ट और डी का होगा फोर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर और सही एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। कैसे आया जरा देखिए। ए में हमारे पास है कोबाल्ट +2 जिसका ग्रुप नंबर होता है 4, राइट, और वो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। इसी तरह से जो हमारे पास मैग्नीशियम +2 दे रखा है Mg+2, ये ग्रुप नंबर 6 में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से Pb+2 लेड की बात करें हम, ये ग्रुप 1 में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम +3 ये ग्रुप 3 में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट मैचिंग दे रखी है वो ऑप्शन 2 में दे रखी है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और एमीन्स चैप्टर को मिक्स करके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है जहां पे आपको मेजर प्रोडक्ट P को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होगा। आपके पास रिएक्टेंट दे रखा है, एक साइक्लोएल्कीन है मिथाइल सब्सटीट्यूटेड। उसमें सबसे पहले आपने HBr की रिएक्शन कराई बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, फिर आपने उसके बाद KCN के साथ रिएक्शन करवाई और फिर आपने सोडियम और एथिल अल्कोहल लेके रिएक्शन कराई। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट P बनेगा वो क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 प्राइमरी अमीन्स हैं, जबकि ऑप्शन 3 और 4 आइसोसाइनाइड हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज द अमीन विच इज गिवन इन द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी कैसे आया, तो हम जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हो रही है उसको देखते हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले आपके पास जो रिएक्टेंट है वो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जहाँ पे हम HBr की रिएक्शन कराएंगे बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और ये जो Br है ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ पे एक सेकेंड, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, परऑक्साइड अफेक्ट, खराश अफेक्ट लगेगा क्योंकि आपके पास परऑक्साइड गिवन है। तो परऑक्साइड है इसलिए Br जाके एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया, दिस प्रोडक्ट is alkyl bromide. This alkyl bromide undergoes nucleophilic substitution reaction by SN2 mechanism with KCN. जब ये KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे KBr बाहर चला जाएगा और यहाँ पे साइनाइड आके जुड़ जाएगा और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म से। अब क्योंकि आपके पास साइनाइड फॉर्म हो गया है और साइनाइड का जब आप रिडक्शन कराते हो, नाइट्रल्स का जब रिडक्शन कराते हो सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो आपके पास प्राइमरी अमीन फॉर्म होता है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा P विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और ये मेजर प्रोडक्ट आपको ऑप्शन 1 में दे रखा है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड Li+2 आर। आपको बताना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट जो हीलियम प्लस का है और लिथियम +2 का है, उनकी एनर्जी और रेडियस की वैल्यूज़ क्या है। आपको दे रखा है RH है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल और A0 आपको दे रखा है 52.9 पिकोमीटर। देखिए ज़रा ऑप्शन क्या कहते हैं। फर्स्ट कह रहा है En Li+2 इज इक्वल टू -19.62 इंटू 10⁻18 जूल एंड Rn इज इक्वल टू Rn of Li+2 is equal to 17.6 picometer।
इसी तरह से En ऑफ He प्लस क्या कह रहा है, -8.72 इंटू 10⁻18 जूल एंड Rn He प्लस इज इक्वल टू 26.4 पिकोमीटर। इसी तरह से लिथियम प्लस 2 के लिए एनर्जी दे रखी है -8.72 इंटू 10⁻18 जूल और लिथियम प्लस 2 के लिए रेडियस दे रखा है 26.4 पिकोमीटर। इसी तरह से He प्लस का जो एनर्जी है वो दे रखा है -19.62 इंटू 10⁻19 जूल और He प्लस का रेडियस दे रखा है 17.6 पिकोमीटर। ओके, अब आगे देखिए, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास जो लिथियम प्लस 2 की एनर्जी दे रखी है -19.62 इंटू 10⁻16 जूल और लिथियम प्लस 2 का रेडियस दे रखा है 17.6 पिकोमीटर। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन में ही हीलियम प्लस की जो एनर्जी है वो दे रखी है -8.72 इंटू 10⁻16 जूल और हीलियम प्लस का रेडियस दे रखा है 26.4 पिकोमीटर। अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं, फिर इसका आंसर और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन 4 में हमारे पास दे रखा है लिथियम प्लस 2 की एनर्जी है -8.72 इंटू 10⁻16 जूल और लिथियम प्लस 2 का रेडियस है 17.6 पिकोमीटर। इसी तरह से हीलियम प्लस की एनर्जी दे रखी है -19.62 इंटू 10⁻16 जूल और हीलियम प्लस का जो रेडियस है वो है 17.6 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। अब ज़रा देखते हैं वो आया कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी और रेडियस जो हम डिटरमाइन करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। एनर्जी जो हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी बोर ऑर्बिट में, उसका फॉर्मूला होता है En इजिकल टू -2.18 इंटू 10⁻18 z² अपॉन n² जूल। अब यहाँ पे देखिए, आपको z और n की वैल्यू पुटअप करनी है तो आपके पास एनर्जी आ जाएगा। z है एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट की बात हो रही है और n है बोर ऑर्बिट जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, उससे आपके पास एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह से रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 n² अपॉन z पिकोमीटर। n² बोर ऑर्बिट है जिसकी बात की जा रही है और z एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हीलियम प्लस के लिए बात करेंगे इस फॉर्मूले में z और n की वैल्यू पुट करके, इसी तरह से फिर Li प्लस 2 की बात करेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहले हम हीलियम प्लस 2 की बात करते हैं जिसका z होता है 2। तो उसके लिए एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस क्या आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z² हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और n² हो गया 1। सो ये आ गया 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को तो ये आ जाएगा -8.72 इंटू 10⁻18 जूल, करेक्ट। ये हो गई एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। अब रेडियस ऑफ हीलियम प्लस क्या आएगा, 52.9 इंटू n², क्योंकि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात हो रही है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और z है 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 26.45 पिकोमीटर। ओके, तो हमने हीलियम प्लस का एनर्जी और हीलियम प्लस का रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं Li प्लस 2 की। देखिए ज़रा ध्यान से, फॉर Li प्लस 2n हम जानते हैं z कितना होता है 3। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ Li प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18, 3 का स्क्वायर हो गया 9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -19.62 इंटू 10⁻18 जूल। इसी तरह से बात करें Rli प्लस 2 क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 का रेडियस दैट विल बी 52.9 इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और z है 3, सो डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 17.63 पिकोमीटर। तो लिथियम प्लस 2 का एनर्जी आ गया -19.62 इंटू 10⁻18 जूल और लिथियम प्लस 2 का रेडियस आ गया 17.63 पिकोमीटर। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देखिए ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। हमारे सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, हमें बताना है इन कॉम्प्लेक्सेस में से कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं। आपके पास ऑप्शन ए में दे रखा है निकल का क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी दे रखा है निकल टेट्राकार्बोनिल, ऑप्शन सी दे रखा है निकल टेट्रासाइनाइड, ऑप्शन डी दे रखा है निकल का वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन ई दे रखा है निकल का ट्राइफेनिल फॉस्फीन के साथ कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके सामने ऑप्शंस हैं 4। पहला ऑप्शन कह रहा है ए एंड सी ओनली करेक्ट है जो पैरामैग्नेटिक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बी एंड ई ओनली जो कि पैरामैग्नेटिक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए एंड डी ओनली और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए डी एंड ई ओनली। अब आइए स्टूडेंट्स इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज ए एंड डी ओनली जो हैं पैरामैग्नेटिक हैं। अब कैसे हैं ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो NiCl4-2
जहाँ पे हमारे पास निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D84S0। यहाँ पे निकल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, क्योंकि हमारे पास क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है जिसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, तो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, अब बी जो है वो हमारे पास है निकल टेट्राकार्बोनिल, जिसमें निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने की वजह से निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D84S2। यहाँ पे CO जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन की भी पेयरिंग हो जाएगी 3D के अंदर, और आपके पास जो निकल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कम हो गया आएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो काउंट होके आएगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है CO लिगेंड की प्रेजेंस में, इसलिए आपके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दिया गया कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। अब आगे देखिए ध्यान से, बात करें थर्ड कॉम्प्लेक्स की, सी की, जो है निकल टेट्रासाइनाइड। इसमें निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D84S0। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे 3D के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और निकल DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और क्योंकि साइनाइड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और दिया गया कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रासाइनाइड कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। बात करें डी ऑप्शन की, जहाँ पे आपको निकल का एक्वा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ऑक्टाइड्रल है। यहाँ पे वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसकी वजह से जो निकल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं होती है। निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हो गया 3D84S0, और क्योंकि वाटर एज अ वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे निकल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं होगी, आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है, सो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो निकल का वाटर के साथ जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। बात करें ई की, जहाँ निकल का ट्राइफेनल फॉस्फीन के साथ कॉम्प्लेक्स है, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो ट्राइफेनल फॉस्फीन है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3D84S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 4s के इलेक्ट्रॉन 3D के साथ आके पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पे आउटर s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, इसलिए दिया गया कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। तो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बचे वो कौन कौन से हैं? दिए गए कॉम्प्लेक्स में से केवल A और D कॉम्प्लेक्स ही ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं, जबकि जो B, C और E कॉम्प्लेक्स हैं वो डायमैग्नेटिक हैं। हमसे पूछा गया पैरामैग्नेटिक कौन कौन है, वो है A और D, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन थर्ड में। सो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप एलिमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सीन। स्टेटमेंट 1 ही कहता है जैसे नाइट्रोजन अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह से जो आर्सेनिक है वो आर्सीन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड। एंटीमनी जो एलिमेंट है वो एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो भी आपके सामने ऑप्शन लिखे गए हैं इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो देखिए जरा ध्यान से, पहले ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और ऑप्शन 4 कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अभी कैसे है जरा उसकी बात करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। All the elements of group 15 that is nitrogen family forms EH3 types of hydrides.
जब हम बात करें 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन फैमिली की, ये सभी एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं तो EH3 टाइप के कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है वो NH3 बनाएगा अमोनिया, उसी तरह से ही आर्सेनिक जो है वो आर्सीन बनाएगा ASH3। ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म EH3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फॉर्म NH3 दैट इज अमोनिया, while arsenic forms ASH3 that is arsine, राइट। अब आगे देखिए स्टेटमेंट 2 को डिस्कस करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स दैट इज E2O3 एंड E2O5। जितने भी 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ये दो तरह के ऑक्साइड्स तो बनाते ही बनाते हैं। एक है ट्राई ऑक्साइड जो कि है E2O3 और एक है पेंटा ऑक्साइड जो कि है E2O5। सो एंटीमनी ऑल्सो फॉर्म्स एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड Sb2O5। एंटीमनी भी जो है वो दो तरह के ऑक्साइड बनाएगा, Sb2O3 दैट इज एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड एंड Sb2O5 दैट इज एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड। तो जो स्टेटमेंट कहा गया है कि एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाता है तो बिल्कुल गलत है वो, जबकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और वो क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है ये हमने बता दिया, और स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसलिए, और ऐसा आपको कहाँ दे रखा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ये आपको दे रखा है ऑप्शन 3 में, इसलिए ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। इसमें एक्चुअली बात की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बेसिस पे आपको बताना है मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं, राइट। सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिलोंग्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो देखिए ज़रा पहले ऑप्शन की बात करते हैं, फिर इसका आंसर और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, ए जो है वो है Ni दैट इज नियॉन 3s1, बी है आर्गन 3d3 4s2, सी है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5, डी है आर्गन 3d10 4s1 और ई है रेडॉन 5s0 6d2 7s2। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है बी एंड ई ओनली, सेकंड ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन है डी एंड ई ओनली और फोर्थ ऑप्शन है ए सी एंड डी ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, दैट इज ए एंड सी ओनली आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते किसको हैं। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर आपको ये पता होनी चाहिए कि जो दी गई कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ये कौन से ब्लॉक के हैं, या एस ब्लॉक के हैं या पी ब्लॉक के हैं और एलिमेंट्स कौन हैं, तो आप आराम से बता पाएंगे कौन मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी की बात करते हैं। सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे ये पता लगाते हैं कि एलिमेंट कौन है और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर वो एस और पी ब्लॉक से हुआ तो वो मेन ग्रुप एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करें ए, नियॉन 3s1, ये है सोडियम जो कि होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से बी देखिए, आर्गन 3d3 4s2, ये है वेनेडियम जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद देखिए सी, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5, ये है आयोडीन जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से डी, आर्गन जो है 3d10 4s1, ये कॉपर की बात की जा रही है और कॉपर एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ई है रेडॉन 5f0 6d2 7s2, ये है थोरियम जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनके ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमें समझ में आ गया कि एस और पी ब्लॉक से जो बिलोंग करने वाले एलिमेंट हैं वो केवल दो ही हैं, वो है ए और सी, दैट इज सोडियम एंड आयोडीन। Hence, the electronic configuration of A and C belongs to main group elements. So, option 2 is the correct answer. Okay? क्योंकि option 2 में ही आपको main group elements दिए गए हैं, एक है सोडियम और एक है आयोडीन जो कि S और P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और वो main group elements हैं, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 54 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से पूछा गया एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी उसने बहुत सारे लॉ को प्रूव किया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वो कौन सा है, हमें उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और फोर्थ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आइए ज़रा इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी वो केमिकल कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे लॉज को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। हालांकि वो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन
नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर सकती है उसके बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसके बारे में पूछा है, वो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो कि गै-लुसाक के द्वारा दिया गया। ओके, चलिए ज़रा देखें। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी could explain the laws of chemical combination like law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion. However, it could not explain the law of gaseous volume. Hence, option 4th is the correct answer of question number 54. अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 and H2SO4, right? The oxidation state of the underlying elements in them are respectively. आपके पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं KO2, H2O2 और H2SO4 में आपको बताना है जो अंडरलाइन एलिमेंट है जैसे कि K, O और S, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है +1 -1n +6, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है +2 -2n +6, थर्ड ऑप्शन कह रहा है +1 -2n +4, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है +4 -4n +6। आइए इसका करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज +1 -1n +6। अब देखते हैं कैसे आया। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट है KO2। हम सभी जानते हैं अल्कली मेटल ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, क्योंकि इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS1। इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ये इजीली लूज कर देते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेते हैं। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2 इज +1। ओके, अब आगे बात करें H2O2 की। H2O2 में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में वो है -1। कैसे आया ज़रा देखें। तो हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है +1 होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सो 2 × +1। ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 2x हो जाएगा। सो 2 × +1 + 2x = 0, बिकॉज H2O2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो एक जीरो चार्ज रखने वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो 2 + 2x = 0, 2x = -2, सो x कम्स आउट टू बी -2/2, दैट इज -1। ओके, अब इसी तरह से हम H2SO4 के ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं। तो H2SO4 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +6। कैसे है जरा देखें। 2 × +1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं और H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। सो 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x = +6। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, जो कि कह रहा है +1 -1n +6। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और हम कई बार क्लास में भी डिस्कस करते हैं, बच्चों को बताते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में इजी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56। इफ द हाफ लाइफ T½ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, then the time required for the 99% completion of the reaction is closest to। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है T½ है वो दे रखा है, वो है 1 मिनट। तो बताइए कि जो 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कंप्लीशन होने में टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा लगभग। तो आइए इसके ऑप्शंस और इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मिनट्स, सेकेंड ऑप्शन है 4 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 5 मिनट और फोर्थ ऑप्शन है 10 मिनट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज 10 मिनट्स। कैसे है जरा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9% कंप्लीशन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। हम एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी है, उसको प्रूव भी करते हैं और हम आराम से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैल्यू पुट करके ये डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि जो T 99.9% में जो लगा टाइम है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स आता है। हाफ लाइफ आपको दे रखा है 1 मिनट, सो T 99.9% इज इक्वल टू 10 × 1, दैट इज 10 मिनट। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 57 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको मल्टीपल कंसेप्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे तब जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज।
आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस ने जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसकी वेवलेंथ का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड। सेकेंड है कोबाल्ट का साइनो कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है ये भी, राइट। थर्ड कोबाल्ट का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स और टाइटेनियम का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है BDAC इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन है BADC इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड ऑप्शन है CDAB इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और फोर्थ ऑप्शन है CADB इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज BADC इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में इस बार, और इस क्वेश्चन का कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, इस अप्रोच को आपको समझना है ताकि अगले साल नीट 2026 में अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको समझ पाएं और उसको करेक्ट कर पाएं। तो देखिए ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 57 का। सबसे पहले देखिए, विद द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड डेल्टा O और डेल्टा T दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। अगर हम ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डेल्टा O हो गया और टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डेल्टा T हो गया। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा की वैल्यू हाई होगी और वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा की वैल्यू लो होगी। अब अगर मान लेते हैं लिगेंड सेम है, तो अगर लिगेंड सेम है तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मेटल के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, राइट। सो फॉर द सेम लिगेंड विद इंक्रीज इन द चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन डेल्टा O और डेल्टा T दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। अगर हम कहें कि लिगेंड सेम है तो अगर चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी सेंट्रल मेटल आयन की, तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, करेक्ट। अब अगर डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा O और डेल्टा T, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो लाइट की एब्जॉर्ब्ड होगी वो डिक्रीज होगी, बिकॉज वी नो वेरी वेल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स को अप्लाई करके, चाहे आप लिगेंड की स्ट्रेंथ को देख लो या मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, इनसे आप डिटरमाइन करो कि डेल्टा का ऑर्डर क्या है। फिर जो डेल्टा का ऑर्डर आएगा, जिसका डेल्टा हाई रहेगा वहाँ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी भी हाई रहेगी और वहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड लो हो जाएगी। उसी तरह से जहाँ फील्ड या जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आप बात कर रहे हो, उसकी बेसिस पे आपने डेल्टा O जहाँ लो आएगा वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी लो रहेगी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड हाई आएगी। ओके, सो वी कैन से विद द इंक्रीज इन द डेल्टा O और डेल्टा T एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड दस द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, lambda is inversely proportional to delta O or delta T, which is also, that is lambda is inversely proportional to strength of the ligand or oxidation state. Okay, चलिए, तो अब जो दोनों फैक्टर्स अप्लाई करें, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें मेटल की, उसके बेसिस पे जो डेल्टा O का या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। सो लेट्स सी दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, दैट इज CDAB, और उसकी बेसिस पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ क्या बताएंगे, BADC। एक बार वापस देखिए स्टूडेंट कैसे हमने बताया, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से डेल्टा की वैल्यू हाई आएगी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो B सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद अमोनिया साइनाइड से थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग है बट एज कम्पेयर टू वाटर इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, सो यहाँ पे अमोनिया के लिए डेल्टा की वैल्यू हाई रहेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन लैम्बडा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लेकिन वो B से ज़्यादा होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिगेंड की बेसिस पे पता लगा लिया, बट C और D में तो लिगेंड सेम है, वाटर सेम है, तो हमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज, यहाँ कॉपर +2 है या टाइटेनियम +3 है, तो टाइटेनियम +3 के लिए डेल्टा ज़्यादा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, तो उसके लिए वेवलेंथ कम आएगा। सो B सबसे कम वेवलेंथ रखेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर A, फिर उसके बाद D, और C में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 है जो टाइटेनियम के कंपैरिजन में कम है, तो इसलिए C की एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे कम है और यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कंसेप्ट्स को भी बता दिया और उनको कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई करके भी बता दिया। वी होप कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट ईयर जब ऐसा क्वेश्चन फिर से कभी आता है तब उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58,
आइसोमेरिज्म चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पे बेस्ड है। देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिंपली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन से कंपाउंड जो दिए गए हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे और सिस ट्रांस आइसोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पेंट-1-इन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 2-मिथाइल हेक्स-2-इन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब कैसे आया तो जरा देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास दो ऑप्शन तो एल्कीन वाले हैं और दो ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन वाले हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है एल्कीन के लिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशंस क्या है साइक्लोएल्केन के लिए। तब जाके आप आराम से बता पाएंगे कि जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे रखे हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो फिर उनके सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं मिलेंगे और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो उनके सिस ट्रांस आइसोमर्स मिलेंगे। तो पहले एक बार हम जल्दी से आपको कंडीशंस रिवाइज करा देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा वो सिस ट्रांस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और 1, 2, 3 नहीं शो करेंगे। तो आइए जरा पहले कंडीशंस की बात करें। कंडीशंस एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। द कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बाय एन एल्कीन आर। एक एल्कीन के द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होती है, देखिए जरा ध्यान। फर्स्ट है, यहाँ पे हम बात करें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन ड्यू टू डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। जब हम बात करें एल्कीन की तो उसमें डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है ही है, उसके साथ एक और कंडीशन है जिसकी भी फुलफिल होना जरूरी है, वो है डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स मस्ट बी अटैच टू ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। कई बार क्या होता है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन से हम नहीं बता पाते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन के साथ सेकंड कंडीशन का भी फुलफिल होना जरूरी है। वो ये कहता है कि जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर हमारे पास दो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो हर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम्स अगर अटैच होंगे और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन भी होगा तब वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगी। इसी तरह बात करें द कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बाय अ साइक्लोएल्केन आर। साइक्लोएल्केन के लिए क्या होगा, तो पहली बात तो तय है वहां पे भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। वहां रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किसी साइक्लिक रिंग की वजह से होता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन ड्यू टू साइक्लिक रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अब आगे देखिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, इन अ साइक्लोएल्केन एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ऑफ अ रिंग इंडिविजुअली मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अटैच टू इट। जब आप बात करें साइक्लोएल्केन की तो एटलीस्ट 2 ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने चाहिए रिंग के जिनमें इंडिविजुअली 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप अटैच हैं। अगर ऐसा हुआ तभी वो साइक्लोएल्केन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब एक एक करके हम चारों ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या दे रखा है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे दोनों सिमिलर हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। इसका मतलब दिया गया कंपाउंड, दी गई एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म विल बी देयर। सेकंड देखिए, सेकंड में आपके पास क्या दे रखा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ रखे हैं, राइट। पेंट-1-इन जो है उसको देख लिया हमने। फिर आगे देखिए सेकंड ऑप्शन में भी क्या हुआ, हमने कहा 2 मिथाइल जुड़ रखे हैं और जब 2 मिथाइल जुड़ रखे हैं यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो सिमिलर मिथाइल ग्रुप्स होने की वजह से यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब आगे देखिए, बात करें थर्ड की तो यहाँ पे भी आप देखिए मिथाइल ग्रुप सिमिलर हैं साइक्लोप्रोपेन के अंदर, तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम फोर्थ को देखें, 1,2 डाइमिथाइल को देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑन 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है। दोनों कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। फर्स्ट वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे H और CH3 हैं और दूसरे वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे भी H और CH3 हैं। यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगा, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। इस वजह से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, चलिए अब आगे देखिए ध्यान। क्वेश्चन नंबर 59,
आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से पॉलीबेसिक एसिड्स टॉपिक से पूछा गया एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स आपको अप्लाई करने हैं, तब जाके आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। ये क्वेश्चन बात हो रही है फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, H3PO4 के बारे में। क्या कह रहा है ज़रा देखिए। फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स with their ionization constant values Ka1, Ka2 and Ka3 respectively, while K is the overall ionization constant. Which of the following statement are true? ओके तो आपको ये कहा गया है कि एक पॉलीबेसिक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि 3 स्टेप्स में आयोनाइज होता है, जहां उनके हर स्टेप के लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो है Ka1 फर्स्ट स्टेप के लिए, Ka2 सेकंड स्टेप के लिए और Ka3 थर्ड स्टेप के लिए, और K जो है वो है ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ए स्टेटमेंट कह रहा है log K इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। इसी तरह से बी क्या कह रहा है, H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 -2। इसी तरह से थर्ड क्या कह रहा है, Ka1, Ka2 एंड Ka3 आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स Ka1 हायर है Ka2 से और Ka2 हायर है Ka3 से। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है Ka1 इज इक्वल टू Ka3 प्लस Ka2 अपॉन 2। ठीक है, अब आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, सेकंड ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, दैट इज ए बी एंड सी ओनली। कैसे आया आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया, ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम में पूछा गया पॉलीबेसिक एसिड से। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जहाँ बात हो रही है H3PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड की। फॉस्फोरिक एसिड एक ट्राइबेसिक एसिड है जो 3 स्टेप में कंप्लीटली आयोनाइज होता है। फर्स्ट स्टेप में जब ये आयोनाइज होगा तो H प्लस रिलीज करेगा और H2PO4 माइनस बनाएगा, और यहाँ पे इसका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आएगा वो आएगा Ka1। सेकेंड स्टेप में जब ये H2PO4 माइनस आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा HPO4 -2 और H प्लस, ये कहलाएगा Ka2। इसी तरह से जो थर्ड स्टेप में HPO4 -2 है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा PO4 -3 और H प्लस, ये है Ka3। तो जब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास H3PO4 का कंप्लीट आयोनाइजेशन आ जाएगा, जहां से हमारे पास आएगा 3H प्लस प्लस PO4 -3, और हम कहेंगे जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आया वो हम तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। करेक्ट। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ट्राइबेसिक एसिड जैसे हमने H3PO4 लिया, उसके लिए उनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होता है। So for a tribasic acid like H3PO4, the order of their ionization constant is Ka1, Ka2, Ka3 in the decreasing order। और ऐसा क्यों होता है तो देखिए ध्यान से। It is due to the reason that as the negative charge increases, the tendency to lose H plus decreases। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे H प्लस को रिलीज करने की टेंडेंसी उस पर्टिकुलर स्पीसीज की डिक्रीज होती जाएगी, राइट। इसलिए Ka1 H3PO4 का सबसे ज़्यादा होगा, Ka2 उससे कम होगा, Ka3 उससे कम होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या आया, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐड होती हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। सो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट K कैसे आया, जब हमने ऊपर वाले तीनों स्टेप्स को ऐड किया तब आया। ओके तो हमने जब रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐड किया है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। सो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट K जो आएगा वो आएगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। ये भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो हम अच्छे से जानते हैं लॉग लेने पर जो मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। सो log K इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। करेक्ट। अब जैसा कि हमने कहा Ka1 की वैल्यू Ka2 से ज़्यादा है, दैट मीन्स H3PO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। किसकी कंपैरिजन में, H2PO4 माइनस और HPO4 -2 के कंपैरिजन में। सो व्हाट वी कैन से, हेंस H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू H2PO4 माइनस एंड HPO4 -2 विच कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम देयर Ka वैल्यूज। ओके अब आगे देखिए, तो हम क्या कह देंगे। सो स्टेटमेंट A, B, C आर ट्रू while statement D is false, so option 4 is the correct answer। ओके तो देखते ही देखते स्टूडेंट्स हम आ गए इस पेपर के इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 60 पे। हालांकि पेपर में तो टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन यहाँ हम पार्ट 1 में 46 से लेके
60 तक की बात कर रहे हैं। तो ये इस पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया है। और यहाँ पे ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी भी नहीं कहेंगे इसको और डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से क्या कहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन नहीं बनेगा, कौन सी रिएक्शंस जो दे रखी हैं वो बेंजीन आपको प्रोडक्ट नहीं देंगी। ओके, सो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है जहां पे आपके पास सोडियम बेंजोएट को आपने सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट किया है। सेकेंड में आपने एन हेक्सेन लेके MO2O3 के साथ हीट किया है हाई टेम्परेचर पर 773 केल्विन और हाई प्रेशर पर 10 to 20 एटमॉस्फेयर पे। अब बाकी वाले ऑप्शंस देखते हैं, फिर इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जब आपने एथाइन लिया है जिसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ आप 873 केल्विन पे हीट कर रहे हैं। और फोर्थ कह रहा है जब आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वार्म किया है वाटर के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिएक्शन से बेंजीन एज अ प्रोडक्ट बनेगा लेकिन फोर्थ से नहीं बनेगा। तो आइए हम चारों रिएक्शन को सेपरेटली एनालाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, और जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं सोडा लाइम से तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगी। ओके, सो जब हमने सोडियम बेंजोएट लिया तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। सो बाय हीटिंग दिस सोडियम बेंजोएट विद द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम वी गेट बेंजीन एज द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट कि डीकार्बोक्सिलेशन जब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट कराते हो तो आपको बेंजीन मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखिए, एरोमेटाइजेशन ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन। जब आप किसी स्ट्रेट चेन एल्केन का रिएक्शन कराते हो MO2O3 हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, यहाँ 773 केल्विन है और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वहाँ पे N की जो वैल्यू है वो 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, हमने N हेक्सेन लिया है 1 2 3 4 5 6 जो कि स्ट्रेट चेन एल्केन है, एलिफेटिक कंपाउंड है, और इसको जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे MO2O3 की प्रेजेंस में तो आपके पास बेंजीन बन जाएगा जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और इस रिएक्शन से एक एलिफेटिक कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड में बदल रहा है, एन हेक्सेन से बेंजीन बन रहा है। सो ये भी रिएक्शन आपको बेंजीन एज अ प्रोडक्ट दे रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन में भी बेंजीन एज ए प्रोडक्ट बनता है और सेकंड रिएक्शन में भी बेंजीन एज ए प्रोडक्ट बनता है। अब आगे देखिए, अब हम बात करें नेक्स्ट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन दैट इज एथाइन, राइट। तो हम एथाइन को जब अब 3 मोल्स लेके हीट करते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब में हाई टेम्परेचर पर, तो वहाँ से जब इसके 3 मोल्स कंबाइन करते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास बेंजीन बन जाएगा जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे आप देखिए एथाइन तो एक ओपन चेन कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पे जब इसके 3 मोल्स कंबाइन किए पॉलीमराइजेशन हुआ तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन। ओके, सो थर्ड रिएक्शन से भी हमारे पास बेंजीन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब बात करें फोर्थ रिएक्शन की। फोर्थ रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट कौन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वार्म करेंगे वाटर के साथ तो वहां से फिनॉल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहां पे बेंजीन नहीं बनेगा। सो रिएक्शन 1, 2 and 3 gives benzene as the product while the reaction 4th is giving phenol as the product. Okay, so option 4th is the correct answer of question number 60. तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने कोड 45 के केमिस्ट्री के 46 क्वेश्चन से लेके 60 तक टोटल 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जहां पे हमने इन सभी क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की भी बात की, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए उनकी भी बात की, साथ में उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को भी देखा और उन एक्सप्लेनेशन हमने उन कंसेप्ट को भी क्लियर किया जो कि उस क्वेश्चन के साथ आपको पता होने ज़रूरी हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको समझा है समझ में आया होंगे, और कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और टॉपिक का वीडियो पढ़ना चाहते हैं या कोई और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन करें। ओके स्टूडेंट्स, टीम BCA आपके साथ सपोर्ट के लिए रेडी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।